क्रिएट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट टीएस ग्रेवल, राइट। इसमें बैलेंस शीट दी हुई है जेवाई लिमिटेड की 31 मार्च 2013 का बैलेंस शीट है। सो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल देखते हैं। तो क्वेश्चन अच्छी तरह रीड हो जाए ना तो आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है। शेयर कैपिटल कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें then reserves and surplus, note number 1, let us see what it says. Note number 1 says 1 lakh and minus 25,000. So reserves and surplus में कितना आएगा? 1 lakh minus 25,000. So it would be 1 lakh 25,000. 1.25 लाख रुपया बनेगा ये। Next is long term borrowings, note number 2. Okay, 10% डिवेंचर्स है। सो परचेज ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है, राइट। एंड इसकी एडजस्टमेंट भी है क्या? 10% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017। सो 1 लाख के जो डिवेंचर्स है वो एक लास्ट डे इशू है। इसका मतलब बाकी के 1.5 लाख पे हम 10% इंटरेस्ट भी पे करेंगे। जो भी इसका 10% इंटरेस्ट होगा वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला, एंड फाइनेंसिंग में भी आएगा। ओके, देन इट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 3। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट है, पैसा आया आपके पास, फाइनेंसिंग का पार्ट है। नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट नंबर 4 टॉक्स अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स। सो प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमें 1.25 लाख रुपया लेना है, एंड 75,000 इज टैक्स पेड ऑपरेटिंग में। देन इट इज नोट नंबर 5 फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में ओके देयर इज परचेज इन मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन भी है। जो प्रेजेंट डेप्रिसिएशन होगा वो हम ऑपरेटिंग में डालेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। प्रपोज डिविडेंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 50,000 लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है प्राइमरीली डेटर्स की तरह होते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं यानी कि परचेज है, सो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। क्लोजिंग कैश अलग आएगा, ओपनिंग कैश सेकंड लास्ट सबसे नीचे आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख के इंक्रीज हुए हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो भी हम इंक्रीज करते हैं इट मींस वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू डिस्कस? नो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया आज। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी पहले हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट में आता है सरप्लस। मैंने आपको दिखाया था सरप्लस में क्या है। प्रेजेंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का है, एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इज 25,000, वो भी माइनस का, यानी कि वो लॉस है। सो 1 लाख माइनस 25,000 इज 1,25,000। सो 1,25,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हमने कहा था प्रपोज डिविडेंड हम ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड एंड देयर वाज वन मोर थिंग दैट वाज टू बी एडेड, इट वाज प्रोविजन फॉर टैक्स। Provision for tax. Our provision for tax was also for 1,25,000. Proposed dividend was for 50,000. ये हमारा बन गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 3 लाख रुपीस। तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 lakh rupees. So we'll start off with this 3 lakh rupees. The first one is profit before taxation 3 लाख रुपीस। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और विल सब्ट्रैक्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो इसमें आएगा डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो 15,000 था। डेप्रिसिएशन अमाउंट वाज 1,37,500 माइनस 75,000 62,500।
एंड 10% डिबेंचर्स थे ना, तो डिबेंचर्स पे 1,50,000 पे 10% वॉज 15,000, वो ठीक है। सो 62,500 ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी 77,500। अब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 3,77,500 बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड किसको, डिक्रीज हुआ है अगर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मेट को हमेशा पूरा लिखा करो, इससे आपको याद रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं होगा। इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ भी नहीं। अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स को अगर हमने ऐड किया है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि आपने कैश पे किया है, सो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, दैट इज वाई आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो। सो लेट अस फाइंड आउट डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। लेट अस फाइंड आउट क्या क्या है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट था एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि ये दोनों, ये बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में आता है, ये ऑपरेटिंग में अलग जगह आता है, ये नेट प्रॉफिट में आता है, ये टैक्स पेड नीचे आएगा ऑपरेटिंग के लास्ट में, तो इसलिए ये दोनों वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, कैश भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड फाइनेंसेस इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो वो भी नहीं आएगा। सो ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ 50,000 का, सो विच मीन्स माइनस होगा, 50,000 वुड बी सब्ट्रैक्टेड, देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट। सो इस केस में increase in current assets which is trade receivables, trade receivable हमारे इंक्रीज हुए हैं बाय 50,000, सो माइनस हो जाएगा ये। अब ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे माइनस हुए हैं ना, सो 3,77,500 में से 50,000 हमने माइनस कर दिया, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी, इट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, so the value would be 3,77,500 minus 50,000, which is 3,27,500. So 3,27,500 less tax paid, जो भी हमने टैक्स पे किया है, टैक्स पेड अमाउंट इज 75,000, दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 75,000 माइनस करने के बाद इट विल बी 2,52,500, सो ये हमारा ए हो गया, राइट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो बी वुड बी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हमने एक तो देखा था परचेज ऑफ मशीनरी, विल कैलकुलेट द वैल्यू, एंड दूसरा था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वैल्यू चेक कर लेते हैं। मशीनरी इज 7,37,500 माइनस 5,25,000, सो ये बन जाएगा 2,12,500, 2,12,500। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट ये रहा, करंट एसेट 1,00,000, सो ये भी माइनस का है, सो इसमें कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग आएगा 1,00,000, माइनस का आ गया, ओके। सो यहां पे आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी 3,12,500, ये हमारा कैश यूज्ड आया इन्वेस्टिंग में। नेक्स्ट इज सी विच इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग में क्या क्या आ रहा है? फाइनेंसिंग में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट था, पैसा आया था तो ये रहेगा। देन वी पेड द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स which was 15,000 negative. Let's find out the rest. Bank overdraft is 50,000 plus. So bank overdraft plus 50,000. Interest on debentures we have already written it. And उसके बाद आएगा proposed dividend हमने पे किया था, and we did issue the debentures, 1 लाख के debentures issue हुए थे। Okay, so it is issue of debentures, issue of debentures, issue of debentures हमने 1 लाख के किए थे, 1 लाख प्लस हो गया, हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है, एंड देन वी पेड द डिविडेंड, जो हमारा प्रपोज डिविडेंड था ना, तो डिविडेंड पेड 50,000 का प्रपोज डिविडेंड था, तो अब हमने पे कर दिया, राइट। तो ये हमारा बन गया कैश फ्लो 85,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 85,000। अब ओपनिंग कैश पार्ट डी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है? इट वाज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000। So it is 25,000. So this is also, this will be 25,000. Now let us calculate part number E, which is closing cash and cash equivalents. Closing cash and cash equivalents कितना हुआ? 25,000 plus 85,000 plus 2,52,500 minus 312,500, 50,000. So closing cash and cash equivalents would be 50,000. This suffices our answer. हमारा closing cash and cash equivalents 50,000 ही है। Closing cash and cash equivalents is 50,000, right? So this means कि हमारा पूरा प्रोसेस ठीक है। So आप जब, मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि जितना आप प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे उतना ही आपको ये सोल्यूशन आएगा, राइट? टेक केयर। आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।